इसके बाद हमारा टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैक्सिमम स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो क्लिप को आप पूरा देखिए और 100% आपको ये मेथड बहुत ही आसान लगेगा। बस इस मेथड में आपको सिर्फ ये दो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 को अच्छे से समझना है। अगर आप ये दो स्टेप को अच्छे से समझ गए तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पूरा आ गया। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप स्टेप 2 को दो तरीके से बना सकते हैं। एक ये तरीका है और ये तरीका है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाला तरीका बहुत ज़्यादा आसान लगता है, बहुत ज़्यादा आसान। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि इस मेथड से, इस तरीके से और भी ज़्यादा आसान है ये तरीका। ये और भी ज़्यादा आसान है, इसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा, इसमें और कम समय लगेगा। और ये मेथड एनसीईआरटी बुक में भी है। तो ये मेथड इस मेथड से ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो ये और ज़्यादा सरल हो जाता है, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही है। तो इस मेथड को समझने से पहले हम इन दोनों को अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इस मेथड को समझने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करना है। जैसे ये 1 3 2 2 लिखा है, यहाँ पर जैसे देखिए 1 3 2 2 लिखा है, तो मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 -1 1 3 लिखा हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है हमें। 1 इंटू 3 और -1 इंटू 1, यानी कि जैसे आर बनाते हैं हम, जैसे इस तरीके से आर बनाते हैं, तो आर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से जाते हैं। जैसे ये रेड कलर में 1 लिखा है, यानी कि रेड वाला पहले है, फिर उसके बाद ग्रीन कलर, यानी कि ये, यानी इस तरीके से हम आर बनाते हैं। उसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करना है, पहले ऐसे जाना है, फिर उसके बाद ऐसे जाना है। तो देखिए 1 इंटू 3, पहले आया 1 इंटू 3, फिर बीच में माइनस साइन आएगा, बीच में ये माइनस साइन आया, फिर -1 इंटू 1, -1 इंटू 1। तो देखिए इस तरीके से ये ओपन हो गया। वैसे ही इसे ओपन करेंगे 1 इंटू -1, और उसके बाद फिर बीच में माइनस साइन हमेशा आएगा। 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। अब देखिए जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 3 जा 3 हो गया, और देखिए यहाँ पर 1 1 जा 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये +1 आ गया। और यहाँ पर देखिए 1 1 जा -1, और ये 3 1 जा 3, और ये भी माइनस आ रहा है तो -3। तो देखिए माइनस वाई डिवाइडेड बाई -4, तो यहाँ से दोनों कट गया तो y/4 आ रहा है, यहाँ से y/4 आ रहा है। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जैसे यहाँ पर जो 1 -1 1 3 लिखा है, तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब आप इसे चेंज कर देंगे 1 1 और 1 3, जब इसे आप उल्टा कर देंगे, जैसे 1 3 पहले लिखा हुआ है और 1 -1 बाद में लिखा हुआ है, तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ माइनस साइन एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी -4। तो उस -4 आने के कारण ये दोनों को इक्वल कैसे होंगे, तो हमने यहाँ एक माइनस लगा दिया है। यानी कि ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम इसे बदलेंगे, इसे हम चेंज करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ हमें एक माइनस लगाना होगा। तो ये माइनस लगाने के कारण ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर आप माइनस को नहीं लिखेंगे तो ये फिर नॉट इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे इक्वल नहीं होंगे। अगर ये y/4 आएगा तो वो -y/4 आएगा, फिर वो फिर -y/4 आएगा, इस तरीके से। तो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो अगर हम इसे चेंज करते हैं तो हमें यहाँ पर एक माइनस साइन लगाना पड़ता है, और माइनस साइन लगाने से अब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ भी माइनस आएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो ये बहुत काम आएगा। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसे ओपन किस तरीके से करते हैं, 1 इंटू 3, आप देख सकते हैं रेड कलर वाला बाद में है 1 फिर 3, उसके बाद माइनस साइन, -1 फिर 1, -1 फिर 1, तो ऐसे ही 1 फिर -1 फिर 3 फिर 1। और यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगा है, क्योंकि जब हम इसको चेंज करेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा, तब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस मेथड को। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन में दो लीनियर इक्वेशंस है, x + 2y = -1, 3x + 2y = 1। और इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप तो बहुत आसान है, दोनों में ही सेम है। सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर इक्वल की इस तरफ कांस्टेंट टर्म है तो उसे हमें इस तरफ ले आना है और 0 बना लेना है। जैसे देखिए -1 इस तरफ आएगा तो +1 हो गया, उस तरफ 0 आ गया। 1 इस तरफ आया तो वो -1 हो गया, और उस तरफ क्या हो गया, 0 हो गया। वैसे ही देखिए दोनों में स्टेप 1 सेम है। उसके बाद देखिए स्टेप 2 बस समझना है, उसके बाद आप पूरा समझ गए, बहुत ही आसान है। तो देखिए स्टेप 2 कैसे करना है। x, यहाँ पर देखिए x वेरिएबल है तो x लिख लिए, यहाँ पर 2 जो है y वेरिएबल, यहाँ y लिख लिए। और यहाँ पर z वेरिएबल नहीं है। अगर z वेरिएबल होता, जैसे ये 1z होता, अगर मान लीजिए ये 1z होता तो हम यहाँ पर z लिख देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, z नहीं है, तो z के प्लेस पर हम क्या लिखे हैं, 1 लिखे, तो वो 1 आया हुआ है यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर 5 लिखा होता
तो इस तरीके से 5 नहीं लिख देते हम यहाँ पर। हम यहाँ क्या मान रहे हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं है, तो वो क्या है, 1 हो गया है। यहाँ पर 1 है तो 1 ही लिखा जाएगा यहाँ हमेशा। तो अभी क्या है, यहाँ पर 1 है। तो आप समझ गए हैं, अगर यहाँ पर 1z लिखा होता तो यहाँ पर z लिखते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल नहीं है इसलिए यहाँ पर 1 लिखे। अब देखिए इस स्टेप को समझते हैं, ये कैसे आया। तो देखिए जब x वेरिएबल के नीचे हमें ये लिखना है तो x को हम इस तरीके से हाइड करेंगे। अब देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 2 और 1 -1। तो देखिए वही लिखा हुआ है 2 2 1 और ये -1। वैसे ही देखिए अगर हम y वेरिएबल को जब हम हाइड करेंगे, तो जब हम y वेरिएबल को हाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए 1 3 और उस तरफ में क्या आ रहा है 1 -1। तो आप समझ सकते हैं ये 1 3 और फिर +1 -1। तो y के नीचे में वही लिखा हुआ है 1 3 +1 -1, ये 1 3 +1 -1। अब देखिए यहाँ पर के लिए हम कांस्टेंट को हाइड करेंगे, तो अब देखिए 1 3 2 2, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर 1 3 2 2। यहाँ पर ध्यान देना, आपको माइनस लगाना है, पहला वाला प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, फिर प्लस। तो x वेरिएबल प्लस में, फिर y वेरिएबल माइनस में, और फिर ये प्लस में। अगर 4 होते x y z और यहाँ पर कुछ और होता तो प्लस माइनस, यहाँ पर एक वेरिएबल आ जाता और उसमें माइनस आ जाता। तो आप समझ सकते हैं x प्लस में, फिर y माइनस में, फिर ये प्लस में। तो अब ये लिखना आपको अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 फिर -1, फिर बीच में माइनस साइन, फिर 2 और +1। तो देखिए ये आपको आता है, पहले r बनाना है तो 2 और 1 है, ऐसा 2 और 1 नहीं, 2 फिर -1, उसके बाद फिर बीच में माइनस साइन हमेशा आएगा, फिर 2 × 1। तो ये r बना, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई किए, 2 × -1 2 × 1। उसके बाद -y के नीचे आ गया, डिवाइड में है ये 1 × -1। तो देखिए रेड कलर में 1, फिर ब्लैक कलर में -1, उसके बाद 3 × 1, फिर बीच में माइनस साइन, फिर यहाँ पर देखिए 1 × 2 और उसके बाद 3 × 2, तो 3 फिर ये 2, बीच में माइनस साइन। अब देखिए अब तो बहुत आसान हो गया, स्टेप 2 और स्टेप 3 आपको समझ आया। अब x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ 2 1 जा 2 -2 हो गया, क्योंकि 1 टाइम माइनस साइन। 2 1 जा 2 +2, लेकिन ये माइनस क्या कर दिया, -2 बना दिया। माइनस y 1 × -1 -1 आ गया, 3 × 1 क्या आ गया, -3 आ गया। वैसे ही यहाँ पर देखिए 1 × 2 2 आ गया, 3 × 2 6, और ये वाला माइनस साइन तो -6। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, x बाई -4, -2 हो गया -4, -y बाई -1 -3 हो गया -4। उसके बाद यहाँ पर से 2 और ये -6, तो ये भी क्या हो गया 1 बाई -4। अब देखिए इन दोनों माइनस को हम अभी कैंसल भी कर सकते हैं ऐसे करके, आप चाहे तो यहाँ करें या बाद में करें, बात एक ही है। तो देखिए यहाँ पर ये एक वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें x का वैल्यू नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्टूडेंट भूल सकते हैं कि किसे किसके इक्वल करना है, क्यों करना है। रीजन अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, भूलेंगे नहीं। तो देखिए ये x वेरिएबल है, और इस x वेरिएबल को अगर हम y वेरिएबल की इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू नहीं मिलेगा, x = y आ जाएगा ऐसा कुछ। लेकिन हमें क्या करना है, x वेरिएबल को कांस्टेंट के इक्वल करना है, क्योंकि ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है। तो हम x वेरिएबल को 1/4 के इक्वल करेंगे, कांस्टेंट टर्म के, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब हम x/-4 को इक्वल करेंगे 1/-4 से, तो अब आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किए, -4 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो -4/4 आ गया। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसल, 4 4 कैंसल, तो x का वैल्यू 1 आया। x का वैल्यू क्यों मिला, क्योंकि हम इस x वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से इक्वल किए। वैसे ही y का वैल्यू कब मिलेगा, जब y/-4 है, इस टर्म को इक्वल करेंगे इससे नहीं करेंगे। ये वेरिएबल टर्म है, इसको भी कांस्टेंट टर्म से इक्वल करेंगे। -y/4 इक्वल है यहाँ पर 1/-4 के, इन दोनों को लेंगे यानी कि, तो इन दोनों को लिए तो देखिए यहाँ पर -4 उस तरफ ट्रांसफर हुआ, तो -4/-4, और y में जो माइनस है वो है, तो दोनों से कट गया, तो ये -y = 1 आ रहा है। -y = 1, -y ये तो पूरा कट गया, -y = 1। तो -y का मतलब ही यही होता है कि ये उस तरफ ट्रांसफर होगा माइनस साइन, तो ये माइनस आ जाएगा। तो देखिए ये मेथड आपको बहुत आसान लगा होगा, कुछ नहीं करना है। x वेरिएबल को हाइड करेंगे तो 2 2 1 1 लिख लिए, 2 2 +1 -1। वैसे ही y वेरिएबल को हाइड किए तो 1 3 फिर +1 -1 लिख लिए, 1 3 +1, और कांस्टेंट टर्म को हाइड किए तो 1 3 2 2। बहुत आसान है। अब देखिए जो बुक में मेथड है वो इससे भी ज्यादा आसान है। यहाँ पर देखिए 2 2 +1 -1 1 3 1 1 और 1 3 2 2। तो देखिए जो 1 3 लिखा है ये 2 बार लिखा है, +1 -1 लिखा है ये भी 2 बार लिखा है। तो इस मेथड में क्या है कि वो हमें 2 बार नहीं लिखना पड़ता,
हम क्या करते हैं, देखिए जब x वेरिएबल को हाइड करते हैं तो 2 2 +1 -1 ये यहाँ आ गया ना, तो बहुत कम समय लगा, 2 2 +1 -1 लिख लिए, उसके ऊपर x लिख लिए। अब जैसे ही हम कांस्टेंट टर्म को हाइड करते हैं तो 1 3 और 2 2, तो कांस्टेंट टर्म को जैसे ही हाइड किए 1 3 2 2 को इस तरफ लिख लिए, तो ये दोनों का पेयर अपने आप बन गया। जब हम x वेरिएबल को हाइड किए तो 2 2 और +1 -1 यहाँ पर लिखा हुआ है अपने आप, देखिए ये लिखा हुआ है 2 2 +1 -1 ये वाला। और जब हम इसे हाइड किए, इस कांस्टेंट टर्म को, जब हम इस कांस्टेंट टर्म को हाइड किए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 3 और 2 2 यहाँ लिखा हुआ है 1 3 2 2, तो y वाला ये दोनों को हमें लिखना नहीं पड़ा। तो आप समझ गए होंगे कि ये ज्यादा आसान है। x वेरिएबल को हाइड किए तो 2 2 +1 -1 यहाँ लिखा हुआ है इतने में, और जब हम इसे हाइड कर रहे हैं, +1 -1 को हाइड कर रहे हैं, तो ये जो 1 3 2 2 लिखा है ये यहाँ लिखा है 1 3 2 2, तो ये वाला जो है 1 1 और 1 3 ये जो है यहाँ पर देखिए डबल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कम लिखना पड़ रहा है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें बिल्कुल सेम है, यहाँ पर बस चेंज क्या होता है कि ये देखिए 1 -1 1 3, लेकिन यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है 1 3 और 1 -1, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये माइनस साइन हट जाता है, ये पहले ही देख चुके हैं। जब हम इसे चेंज कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये जो y है ये प्लस हो गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए -y था तो 1 3 1 -1 लिखा हुआ है। जब ये पलट गया, यहाँ पर देखिए 1 -1 1 3 लिखा हुआ है, तो ये y क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आप इसे बनाकर भी देखिए और इसे भी बनाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसमें आपको कम समय लग रहा होगा, और मैथ्स में कम समय में बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बुक में भी है ये मेथड, तो काफी आसान है ये। अब देखिए बहुत आसान है, 2 × -1 फिर 2 × 1, बीच में माइनस साइन आया। फिर y के लिए देखिए ये पेयर बना हुआ है, इसे लेंगे 1 × 3 फिर -1 × 1, और बीच में एक माइनस साइन, -1 × 1 को ब्रैकेट में लिए, फिर बीच में माइनस साइन आएगा ही। फिर उसके बाद 1 × 2, फिर बीच में माइनस साइन आएगा ही 3 × 2, यानी ब्रैकेट में ले लेना है। 2 -1 को ब्रैकेट में लिए, फिर 2 और 1 को ब्रैकेट में लिए, बीच में माइनस, 1 और 3 को ब्रैकेट में लिए, -1 और 1 को ब्रैकेट में लिए, बीच में माइनस, 1 और 2 को ब्रैकेट में लिए, 3 और 2 को ब्रैकेट में लिए, बीच में माइनस। बस ये। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 2 -2, फिर 2 1 2 2 और बीच में माइनस, तो ये माइनस आ गया। यहाँ पर 1 × 3 3, 1 और 1 जा 1 1 जा 1, -1 आ रहा है यहाँ, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया उसके कारण। 1 × 3 3, -1 1 जा -1, और ये वाला माइनस के कारण +1। अब देखिए यहाँ पर 1 2 1 1 1 2 जा 2, और -3 2 जा -6। अब देखिए यहाँ पर -2 -4 हो गया, 3 और 1 +4, 2 और -6 हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पर भी हम x वेरिएबल के टर्म को कांस्टेंट टर्म से जब इक्वल करेंगे तो वही आंसर आएगा, x/-4 = 1/-4, -4 उस तरफ ट्रांसफर हुआ तो -4/4 दोनों कैंसल, x का वैल्यू 1 आया, वहां भी x का वैल्यू 1 आया। वैसे ही देखिए 1/4 1/-4, तो यहाँ पर देखिए 4 उस तरफ ट्रांसफर हुआ तो 4/-4, ये दोनों कैंसल, y का वैल्यू -1, वहां भी y का वैल्यू -1। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेंगे जिसके बाद आपको और अच्छे समझ आएगा, क्योंकि वो से हम लिख कर बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से समझने के बाद आपको फील आ गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर हम लीनियर इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में ले तो भी आपको ये मेथड बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो देखिए जनरल फॉर्म में कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर हम दोनों इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लेते हैं तो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। कई स्टूडेंट्स को ये काफ़ी भयानक लगता है, इसीलिए हम शुरू में जनरल इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके नहीं बताते, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम ही है। जो आप पहले समझे थे और ये दोनों बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखिए एक्स वेरिएबल को हाइड करेंगे b1 b2 c1 c2, यहाँ पर है। y को हाइड करेंगे तो a1 a2 c1 c2 आ गया। इसे हाइड करेंगे तो a1 a2 b1 b2, बिल्कुल सेम है जैसा पहले सॉल्व किए थे। यहाँ भी b1 b2 c1 c2, और फिर जब लास्ट को हाइड किए तो a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, तो बिल्कुल सेम है। ये सारा चीज सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है और बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यहाँ पर x और y का जो वैल्यू आया है इसे याद रखने का बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। जब भी आपको कोई दो इक्वेशन दिए जाएंगे, जैसा हमने बताया उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए एग्जांपल नंबर 14 क्या है कि सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि B का मतलब बैंगलोर है, M का मतलब मलेश्वरम और Y का मतलब है यशवंतपुर। तो देखिए एक बस है
जो 2 टिकट बैंगलोर टू मलेश्वरम और 3 टिकट बैंगलोर टू यशवंतपुर का 46 रुपीज़ लेता है। और वैसे ही अगर आप 3 टिकट खरीदते हैं बैंगलोर टू मलेश्वरम और 5 टिकट खरीदते हैं बैंगलोर टू यशवंतपुर, तो उसका टोटल आपको 74 रुपीज़ पे करना पड़ता है। तो हमें 1 टिकट का प्राइस फाइंड करना है बैंगलोर टू मलेश्वरम और 1 टिकट का प्राइस फाइंड करना है बैंगलोर टू यशवंतपुर। तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखा हुआ है जिससे आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। यहाँ पर हम प्राइस ऑफ 1 टिकट बैंगलोर टू मलेश्वरम और प्राइस ऑफ 1 टिकट बैंगलोर टू यशवंतपुर को y मान रहे हैं और बैंगलोर टू मलेश्वरम को x मान रहे हैं। तो देखिए यहाँ इक्वेशन इस तरीके से बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 46, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। तो इस तरीके से दो लीनियर इक्वेशन बना लिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि कांस्टेंट टर्म को इस तरफ ट्रांसफर करना है और जीरो बना लेना है। तो देखिए इस तरफ ट्रांसफर किए, -46 -74 इज इक्वल टू इस तरीके से जीरो। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए हमें ये डायग्राम बनाना होगा। सबसे पहले लिखते हैं x, फिर उसके बाद y और फिर उसके बाद यहाँ पर z वेरिएबल नहीं है उसके प्लेस पर 1 लिखते हैं। अब देखिए x के नीचे हम क्या लिखेंगे, x को हम हाइड करते हैं तो क्या मिल रहा है हमारे पास 3 5 -46 74। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 5 -46 -74 -46 -74। उसके बाद जब हम लास्ट को हाइड करते हैं 1 के लिए तो यहाँ आ रहा है 2 3 और 3 5, तो उसे हमें यहाँ लिखना है 2 3, लास्ट को हाइड कर रहा है 2 3 और 3 5, यहाँ पर 3 5। अब देखिए इस तरीके से बन गया। आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाई r करके सॉल्व कर रहे हैं। एक बार और देख लेते हैं, x वेरिएबल को हाइड किए तो 3 5 46 74, x वेरिएबल के 3 5 -46 -74। फिर y को फोकस नहीं करना, उसके बाद कांस्टेंट को लिखेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल को हाइड करेंगे, उसके बाद कांस्टेंट्स को हाइड करेंगे तो 2 3 3 5। तो देखिए 2 3 3 5 ये अपने आप मिल गया। अब देखिए x आ रहा है 3 इंटू 74, 3 इंटू -74, फिर माइनस का साइन 5 इंटू -46 इज इक्वल टू, फिर y के लिए y डिवाइडेड बाई यहाँ पर 46 और 3 -46, फिर 3, पहले ऐसा फिर ऐसा, तो उसके बाद माइनस साइन, फिर -74 इंटू 2। इसके बाद फिर 1 के नीचे लिखेंगे 2 इंटू 5 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 3 इंटू 3। तो अब देखिए यहाँ पर से हमें क्या मिल रहा है, x डिवाइडेड बाई 3 4 जा 12 2 1 3 7 जा 21 और 1 22, तो 222 आ गया यहाँ पर, माइनस में आ गई है। उसके बाद फिर माइनस साइन, 5 6 जा 30 0 3 आया, 5 4 जा 20 और 3 23। तो देखिए यहाँ ये माइनस साइन और ये माइनस साइन यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 3 6 जा 18 8 1 आया, 3 4 जा 12 और 1 13। तो देखिए ये माइनस में आ रहा है। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 4 2 जा 8 और ये 2 7 जा 14 और यहाँ पर माइनस साइन, ये भी माइनस साइन, तो ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 5 जा 10, फिर माइनस 3 3 जा 9। तो देखिए क्या मिल रहा है हमें, x डिवाइडेड बाई 230 में 222 माइनस हो गया तो 8 आ रहा है प्लस में। उसके बाद फिर y डिवाइडेड बाई 138 और 148, तो यहाँ से 10 मिल रहा है हमें प्लस में क्योंकि ये बड़ा है, इज इक्वल टू 1/1 आ रहा है यहाँ पर 10 - 1 1। अब x वेरिएबल वाले टर्म को 1/1 के साथ लेंगे, फिर y वेरिएबल वाले टर्म को भी 1/1 के साथ, यानी कि x वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ फिर y वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ। तो x/8 इक्वल्स 1/1 एंड y/10 इक्वल 1/1। तो देखिए x का वैल्यू आ गया 8 और y का वैल्यू आ गया 10। तो देखिए ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू। x का वैल्यू मतलब कि x किसको माने थे, बैंगलोर टू मलेश्वरम। तो बैंगलोर टू मलेश्वरम का प्राइस 8 रुपीज़ है और बैंगलोर टू यशवंतपुर का प्राइस है हमारे पास 10 रुपीज़। अब देखिए आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 2 इंटू 8 16 और 3 इंटू 10 30, 30 और 16 होता है 46। वैसे ही इसमें चेक करते हैं, 8 इंटू 3 24
और 5 इंटू 10 50, 50 और 24 होता है 74। तो देखिए वेरीफाई होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर्स होते हैं यहाँ पर वो बड़े आ सकते हैं अगर बड़े नंबर गिवन हो। जैसे ये नंबर्स 2 दिया है, 3 दिया है, छोटे नंबर्स होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आसान है। लेकिन अगर ये नंबर्स जैसे 1 1 2 दिया होता, कोई बड़े बड़े नंबर्स दिए होते, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो बड़े नंबर्स आते। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें एक्स और वाई वेरिएबल एक साथ आता है। एक्स और वाई वेरिएबल दोनों की वैल्यू एक साथ मिल रहा है हमें। और यहाँ पर हमें प्लस माइनस में ध्यान रखना, अगर प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीनों में से कोई भी मेथड यूज करना है, तो आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए क्योंकि उसमें कम समय लगेगा आपको। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से ज़्यादा ही समय लगेगा। तो जब भी आपके पास अगर ऑप्शन है कि आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहिए, उससे आपको जल्दी बनेगा।